हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। हम प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम भूकंप का अध्ययन कर रहे हैं। तो भूकंप के अध्ययन में आज हम भारत के जो भूकंपीय क्षेत्र है उनका अध्ययन करेंगे। भारत के जो भूकंप के जो क्षेत्र है उनको दो भागों में बांट रखा है। पहला जो भाग है इसमें तीन भागों में बांट रखा है: हिमालय प्रदेश, मैदानी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत, इन तीन भागों में। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, ये जो क्षति जोखिम के परिणाम के आधार पर 5 जोखिम मंडलों में इसे बांटा गया है। तो मतलब कि जो पहला मंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 मंडल, ये मतलब रिस्क के हिसाब से कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा रिस्की है भूकंप के क्षेत्र से, कहाँ कम भूकंप आते हैं, कहाँ कौन सा मतलब सेफ जोन है, उस हिसाब से ये 5 भागों में बांट रखे हैं। अब जैसे भारत को 3 भागों में बांटा है, तो सबसे पहले हिमालय क्षेत्र आया है। और हिमालय क्षेत्र के बारे में पहले भी बहुत बार आपको बता दिया है कि हिमालय का जो क्षेत्र है वो नवीनवलित क्षेत्र है। तो यहाँ जो भूकंप है वो आते रहते हैं और बहुत ही विध्वंसक भूकंप यहाँ आते हैं। अगर भूकंप यहाँ, जैसे नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, नेपाल में भी भूकंप आ रहा है, तो वो भी भारत को प्रभावित करता है। उसके अलावा जो ये डेंजर जोन है, हिमालय जो क्षेत्र है भारत का, ये डेंजर जोन है भूकंप के लिहाज से। तो हिमालय क्षेत्र है ये संपूर्ण पर्वतीय भाग है और यह भारत का सबसे बड़ा भूकंप क्षेत्र है। एक तो जो हिमालय क्षेत्र है यह भारत का सबसे बड़ा भूकंप क्षेत्र है और यहाँ सबसे अधिक विध्वंसक भूकंप आते हैं। और आने की वजह है वो भी बताई थी आपको। जैसे भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट को क्या है, टक्कर मार रही है, तो उसकी वजह से इस क्षेत्र में हलचल अधिक होती है। यानी ये जो क्षेत्र है ये अभी असंतुलित है, व्यवस्थित नहीं हुआ है और नवीन क्षेत्र है, नवीन वलित क्षेत्र है पर्वतों का, इसलिए यहाँ सबसे अधिक भूकंप आते रहते हैं। तो इसमें भूकंप के कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे अक्टूबर 1991 का उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड का उदाहरण दे रखा है कि एक भयंकर भूकंप आया था। उसके बाद 29 मार्च 1999 का चमोली का भूकंप है। चमोली उत्तरांचल में है, यहाँ भी भयंकर भूकंप आया था। उसके बाद है मैदानी क्षेत्र। जो मैदानी क्षेत्र है वो भी क्या है, हिमालय से सटा हुआ है। हिमालय के दक्षिण में ही मैदानी क्षेत्र है। जो उत्तर का जो मैदानी भाग है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी द्वारा सिंचित है। लेकिन इसे सामान्य प्रभावी क्षेत्र कहा जाता है। यानी जितना जो खतरा है हिमालय क्षेत्र में है उतना यहाँ मैदानी क्षेत्र में नहीं है। तो यह सामान्य क्षेत्र है, सामान्य प्रभावी क्षेत्र है। और इसके अलावा जो असम राज्य के जो भूकंप क्षेत्र है वो भी इसी में सम्मिलित किए जाते हैं। और इसमें कुछ भूकंप के उदाहरण दे रखे हैं। जैसे बिहार का भूकंप है 1934 और 1988। बिहार के दरभंगा में भूकंप आया था। और उसके बाद आसाम का भूकंप है जो कि 1950 में आया था। और 1737 का जो भूकंप दे रखा है इसमें मैदानी क्षेत्र में है। 1737 में कोलकाता का भूकंप है। इसमें लगभग
3 लाख लोग मारे गए थे। जो कोलकाता का जो भूकंप है 1737 का, यह भारत का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। और इसमें जो भारत का जो इतिहास है, संपूर्ण इतिहास में जितने भी भूकंप आए हैं भारत में, 1737 का कोलकाता का भूकंप सबसे बड़ा माना जाता है। लगभग 3 लाख लोग इस भूकंप के दौरान मारे गए थे। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत का भूकंप क्षेत्र आता है। अब जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका जो भूकंप क्षेत्र है, भूकंप क्षेत्र क्या है, इसका जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसको सबसे सेफ जोन माना जाता था कि जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वो भूकंप के लिहाज से सबसे सेफ है। और इसको सुरक्षित इसलिए माना जाता था क्योंकि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग होने का मतलब बहुत पुराना भाग है। अब हिमालय तो क्या है, नवीन श्रेणी है, एक नवीन संरचना है, मगर जो प्रायद्वीपीय जो भाग है वो एक प्राचीन संरचना है, बहुत अधिक प्राचीन है। तो वैज्ञानिक है उनका ये मानना था कि ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये व्यवस्थित है, इसमें किसी भी तरह की भूगोल में हलचल नहीं है, अब यह व्यवस्थित हो चुका है, तो यहाँ भूकंप नहीं आ सकते या नहीं आने चाहिए। तो ये सोच वैज्ञानिकों की थी कि बहुत अधिक गोंडवाना लैंड का भाग है, सबसे प्राचीन भाग है, और इतना प्राचीन है तो ये व्यवस्थित हो गया होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई असंतुलन नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों की ये बात कुछ हद तक गलत साबित हुई थी। हालांकि ये जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय भारत का, ये न्यूनतम प्रभावी क्षेत्र है, मगर यहाँ भी भयंकर भूकंप आए हैं। अब जैसे उदाहरण दे रखा है इसमें, एक तो दे रखा है 1843 का भूकंप जो कच्छ में आया था, और 1956 का जो भूकंप है कच्छ में वो भी आया था। फिर 11 दिसंबर 1967 का जो भूकंप है, जो कोयना भूकंप है, और फिर 1993 में लातूर और किलारी के भूकंप ये आए थे। तो इन भूकंप ने यह प्रमाणित कर दिया कि प्रायद्वीपीय भारत पर भी भयंकर भूकंप आ सकते हैं। यह कुछ भयंकर भूकंप आए जिससे वैज्ञानिकों की यह सोच हुई कि यहाँ भी भूकंप आ सकते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा भूकंप आया था भारत में 26 जनवरी 2001 का भूकंप। 26 जनवरी 2001 का भूकंप आया था। ये आया था गुजरात भुज में, जो कि बहुत विनाशकारी भूकंप था। लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में लोगों की मृत्यु हो गई थी इस दौरान। और जो राजकोट है गुजरात में, लगभग 60% जो मकान है, जो बिल्डिंग है, वो ध्वस्त हो गई थी। यानी बहुत ही भयंकर भूकंप था ये उस समय 2001 में भुज का भूकंप। मुझे भी याद है इसका, जब ये भूकंप आया था उस दौरान मैं घर पे ही था और पृथ्वी हिली थी, उस समय आभास हुआ था। तो ये 3 क्षेत्र है भारत के, हिमालय प्रदेश, मैदानी क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत। यानी प्रायद्वीपीय भारत भी को भी भूकंप से एक पूर्णतः मुक्त नहीं समझ सकते, लेकिन यह न्यूनतम भूकंप श्रेणी में आता है। यानी इतने अधिक भूकंप नहीं आते हैं, मगर आते हैं, आए हुए हैं। और उसके बाद देखो क्षति जोखिम के परिमाण के आधार पर भूकंप को 5 श्रेणियों में बांटा हुआ है। इसमें मंडल 1 में है, जो मंडल 1 है उसमें देखो कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। मंडल 1 में जो क्षेत्र आते हैं, हालांकि सबसे पहले तो ये न्यूनतम क्षति वाला क्षेत्र है। न्यूनतम क्षति वाला क्षेत्र है, यानी
बहुत ही कम भूकंप आने की यहाँ संभावना है। और इस क्षेत्र में देखो, एक पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग, बिहार और पश्चिमी बंगाल के मैदानी भाग, गोदावरी जो नदी है उसका डेल्टाई भाग, केरल और महाराष्ट्र का तटीय भाग और राजस्थान का जो रेगिस्तानी भाग है वो इसी में आते हैं। तो ये जो क्षेत्र आपको बताए हैं, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, गोदावरी का डेल्टाई भाग है, केरल और महाराष्ट्र का ये तटीय भाग है और राजस्थान का जो रेगिस्तानी भाग है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ बहुत ही कम भूकंप आने की संभावना रहती है। न्यूनतम क्षति मंडल में है ये क्षेत्र। उसके बाद मंडल 2 है। ये न्यूनतम क्षति का है और मंडल 2 है न्यून क्षति का क्षेत्र। न्यून क्षति जोखिम वाला क्षेत्र है मंडल 2। यानी मंडल 2 में भूकंप संभावनाएं तो है आने की, मगर बहुत कम है यहाँ भी। देखो इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। मंडल 2 में दक्षिणी पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के दक्षिणी हिस्से, पूर्वी राजस्थान, जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है वो मंडल 2 में आता है, और राजस्थान का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वो मंडल 1 में आता है। पूर्वी राजस्थान के बाद उड़ीसा के तटीय जिले, तमिलनाडु आदि ये मंडल 2 में आते हैं। यानी न्यून जोखिम क्षेत्र है, भूकंप आने की बहुत कम संभावना यहाँ रहती है। अब इसमें यह भी माना जाता है कि जैसे हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, जैसे मुख्य जो धरातल का बिंदु है हमारे कन्याकुमारी माना जाता है तमिलनाडु में, जो मुख्य भूमि है भारत की, उसका अंतिम बिंदु कन्याकुमारी है। यानी जैसे हम कन्याकुमारी की तरफ जाते हैं तो भूकंप का जो खतरा है वो कम होता जाता है। तो अब मंडल 3 देखते हैं अपने। ये सामान्य क्षति वाला क्षेत्र है। सामान्य जोखिम क्षति वाला क्षेत्र है मंडल 3 है। देखो इसके अंतर्गत दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान इसमें सम्मिलित होता है। तो इसका मतलब जो राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र है वो इसमें सम्मिलित होता है। अब हाड़ौती क्षेत्र भी क्या है, एक प्राचीन क्षेत्र है। राजस्थान में जो अरावली क्षेत्र है और जो हाड़ौती क्षेत्र है वो मालवा का जो पठार है उसी का ही भाग है। अरावली, मालवा का पठार, ये राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र, ये सारे गोंडवाना लैंड के भाग है, यानी बहुत प्राचीन भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का ये विस्तार है ये। तो इसमें मंडल 3 में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, अधिकांश मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के अधिकांश भाग, दक्षिणी बिहार, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी उड़ीसा इसमें सम्मिलित होते हैं। जो तीसरा जो मंडल है, जो जोन है, थर्ड जोन, वो सामान्य जोखिम का क्षेत्र है। उसके बाद है मंडल 4 है, ये उच्च क्षति जोखिम का क्षेत्र है। यानी भूकंप आने की यहाँ अधिक संभावनाएं हैं। देखो इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश
और बिहार के उत्तरी भाग, खासकर जो तराई क्षेत्र में है, तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश और हिमालय क्षेत्र। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के ये हिमालय क्षेत्र इसके समीपी है और इसके निकट है ये। उसके अलावा इसमें सिक्किम का जो क्षेत्र है वो भी आता है। हालांकि ये तो अब सिक्किम जो है ये हिमालय के ही क्षेत्र हैं। तो ये उच्च क्षति जोखिम वाले क्षेत्र है मंडल 4। फिर अंतिम मंडल लेते हैं, मंडल 5 है। इसे अत्यधिक क्षति जोखिम मंडल माना गया है। अत्यधिक क्षति जोखिम यानी यहाँ जो भूकंप आएंगे वो ये डेंजर जोन में है। 5वां जो मंडल है, यहाँ भूकंप आने की बहुत अधिक संभावनाएं रहती है। तो इस मंडल 5 में जो क्षेत्र आते हैं वो है जम्मू कश्मीर के कुछ भाग, हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग, उत्तरांचल, उत्तरी बिहार का सुदूर उत्तरी भाग जैसे मुंगेर, दरभंगा आदि, और समस्त पूर्वोत्तर भाग, जो पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वो सारे इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और उसके अलावा गुजरात का जो कच्छ वाला भाग है वो भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये डेंजर जोन है, 5वां जो मंडल है। यहाँ भूकंप आने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। तो ये भारत के भूकंप क्षेत्र है। और इसके अलावा जैसे प्रायद्वीपीय भारत को भी यह माना जाता था कि यहाँ भूकंप नहीं आ सकते हैं, उसी तरीके से जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है उसे भी यही माना जाता है कि यहाँ भी जो भूकंप है वो नहीं आ सकते। इसके बावजूद लेकिन फिर भी जो कोलकाता है उसका जो क्षेत्र है वो न्यूनतम जोखिम क्षेत्र में आता है। लेकिन कोलकाता के अंदर 11 अक्टूबर 1937 में भारतीय इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप आया था, जिसमें 3 लाख लोग मारे गए थे। और उसके बाद भयंकर भूकंप में जो 26 जनवरी 2001 को जो भूकंप आया था भुज में, गुजरात के भुज में, उसे भी माना जाता है। और ये जो भूकंप है यह गुजरात में 182 सालों बाद आया था। 182 ईयर्स के बाद ये भूकंप आया था। और जो भुज का जो भूकंप है इस पर बहुत अधिक भारतीयों ने शोध भी किया था। और इसकी जो रिएक्टर पैमाना है, अब जो भूकंप है उसे रिएक्टर पैमाने पे मापा जाता है। 8.1 था इसका, जो रिएक्टर पैमाना था इसका 8.1 था। तो ये था भारत के भूकंपीय क्षेत्र। इसके बाद हम देखते हैं भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। जो भूकंप का जो हम अध्ययन करते हैं, देखो भूकंप विज्ञान है सिस्मोलॉजी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो इसमें जो भूकंप आता है, जब जो 3 तरह की देखो तरंगे पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है, P, S और L। 3 तरह की जो तरंगे हैं
वो उत्पन्न होती है जब भूकंप आता है। और उसके अलावा जो भूकंप से लाभ है, भूकंप से लाभ व हानियां भी देखेंगे हम। हानियां ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप सोच रहे होंगे भूकंप से लाभ भी होते हैं क्या, तो इन सभी का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और वो भूकंप की अंतिम क्लास होगी। तब तक घर पे रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।